हेलो एवरीवन। बच्चे आज हम लोग लिविंग वर्ल्ड का वन शॉट रिवीजन प्लान कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हमने 7 पार्ट में पहले डिस्कस किया था, ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया। इसमें हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं, कुछ प्रीवियस ईयर नीट के क्वेश्चन किए हैं इसमें। ठीक है, अब एक ही वीडियो में हम लोग पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और टॉप टू बॉटम जाएंगे। जो जो बेसिक इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो सब क्लियर करेंगे। ठीक है बच्चे, देखिए जैसे आपके पास लिविंग वर्ल्ड फर्स्ट चैप्टर है। तो लिविंग वर्ल्ड का आपको क्या देखना है, सबसे पहले लिविंग वर्ल्ड की बहुत सारी डेफिनेशंस आपको आनी चाहिए। ठीक है, जैसे हमने क्या पढ़ा था, लाइफ इज़ अ यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल एक्सप्रेस थ्रू केमिकल रिएक्शंस विच लीड टू ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिस्पॉन्सिवनेस मतलब इन्वामेंटल स्टिमुलस को फील करना, है ना, एडॉप्शंस, एडॉप्टेशंस एंड रिप्रोडक्शन। ठीक है बच्चे, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डिफाइनिंग फीचर है, हम लोगों ने अर्लियर क्लास में डिस्कस किए हैं। ठीक है, लाइफ इज़ अ बायोकेमिकल प्रोसेस विच रन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, है ना। देखिए जैसे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें याद करने, आपने ये डेफिनेशन होगी आपकी, यहाँ से लेके यहाँ तक एक डेफिनेशन बन जाती है आपकी। आप लोग जानते हैं कि इसमें से जो ग्रोथ है आपका, है ना, ये डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। डेवलपमेंट हो गया, जैसे रिस्पॉन्सिवनेस आ गया, एडॉप्टेशन एंड रिप्रोडक्शन जो है, दीज आर ऑल द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग वर्ल्ड, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लाइफ इज़ अ बायोकेमिकल प्रोसेस, राइट। अब देखिए जैसे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। वो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफाइन करते हैं। ठीक है, यही हमारा फर्स्ट डे लेक्चर था। तो फर्स्ट डे लेक्चर में हमने देखा था, इट इज़ इंक्रीज इन मास एंड नंबर ऑफ सेल्स। ठीक है, मास एंड नंबर ऑफ सेल्स जिसको हम लोग ग्रोथ कहते हैं। ग्रोथ दो टाइप से हो सकती है, या सेल का साइज इंक्रीज होगा, ठीक है, या सेल का मास नंबर इंक्रीज होगा। सेकेंड कहता है, इन प्लांट्स ग्रोथ बाय सेल डिविजन्स अकर कंटिन्यूसली थ्रू आउट दियर लाइफ स्पेन। प्लांट्स में जो ग्रोथ होती है तो सेल डिवीजन से होती है, जो कंटिन्यूसली थ्रू आउट दियर लाइफ स्पेन चलती है। ठीक है, इन एनिमल्स ग्रोथ इज ओनली अप टू अ सर्टन एज। जैसे आपको पता है कि एक इंसान की अगर हाइट होती है 20-25 तक, हाइट जो है उसकी कंप्लीट हो जाती है, फिर उसके बाद उसमें कोई हाइट का करेक्टर नहीं दिखता है। तो वैसे अगर प्लांट में देखें तो प्लांट में थ्रू आउट लाइफ सेल डिवीजन चलती है, बट एनिमल्स के केस में ग्रोथ एक स्टेज पे आके सर्टेन स्टेज पे स्टॉप हो जाती है। ठीक है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट टू ग्रो बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल्स ऑन द सरफेस। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड। हमने क्या बोला था, ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर ऑर्गेनिजम्स में जो डिफाइनिंग फीचर ग्रोथ है वो कैसा, इंटरनल ग्रोथ इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, नॉन लिविंग ग्रोथ तो माउंटेन्स पे भी होती है, जैसे सेडिमेंट मटेरियल डिपॉजिट हो जाता है, एक्यूमुलेशन हो जाता है किसी माउंटेन्स पे और उसकी पीक्स इंक्रीज कर जाती हैं। तो एक्सटर्नल ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इंटरनल ग्रोथ इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, राइट। देखो जैसे शेप एंड साइज क्या है, शेप एंड साइज का हम लोगों ने पहले भी देखा था कि शेप एंड साइज जो होता है बच्चे, living beings have a definite shape and size, ठीक है, which get modified some extent when growth occurs। ठीक है, living beings have been called as morphous, morphous with definite shape, and non living objects are called as amorphous, means no definite shape। बात समझ गए आप लोग, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एक पार्टिकुलर सिमेट्री में एक शेप होगी, बट जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसकी एमॉर्फस शेप होती है, मतलब कोई डेफिनेट शेप नहीं है। ठीक है, ये दो टर्म्स याद रखना, मॉर्फस और एमॉर्फस। एमॉर्फस के लिए नो डेफिनेट शेप और मॉर्फस के लिए डेफिनेट शेप। और लिविंग ऑर्गेनिजम्स में डेफिनेट शेप होगी और नॉन लिविंग में एमॉर्फस शेप होगी। क्लियर है बच्चे। नेक्स्ट देखना बच्चे, इसमें जैसे हम लोग क्या देखते हैं, रिप्रोडक्शन। ये थी हमारी ग्रोथ, फर्स्ट डिफाइनिंग फीचर हो गया हमारा। अब हम लोग देखते हैं रिप्रोडक्शन में क्या होता है। रिप्रोडक्शन, इट इज़ अ प्रोडक्शन ऑफ प्रोजनी सिमिलर टू दोज ऑफ पेरेंट। ये हमने डेफिनेशंस की ऑलरेडी। ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एंड सेक्सुअली, ठीक है, सेक्सुअली और सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा ऑर्गेनिज्म। ठीक है, वो क्या कहलाएगा, डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ग्रोथ इज इंक्रीज इन अ सेल नंबर और मास, हेंस इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शंस आर सेम। ठीक है, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है ऑलमोस्ट सेम फीचर शो करते हैं किसी भी डिफाइनिंग किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डिफाइनिंग फीचर को, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन। ठीक है, दोनों सेम है। किसके केस में, फिर से ध्यान देना,
growth is increase in cell number or mass. Hence in unicellular organism growth and reproductions are same. मैंने आप लोगों को बताया था ना कि जैसे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन डिफरेंट होती है और यूनिसेलुलर में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सेम होती है। ठीक है बच्चे, तो नेक्स्ट देखिए, अब सेकंड पॉइंट इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं हम लोग मेनी ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिप्रोड्यूस। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं करते, लाइक म्यूल्स, वर्कर बीज, इनफर्टाइल कपल्स, ह्यूमन कपल, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल एक्सेट्रा। मैंने और भी बोला था, लेसार्डा लिजर्ड एक होती है लेसार्डा जो क्या करती है, रिप्रोड्यूस नहीं करती है। और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं, ठीक है, जो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं बट लिमिटेड है, एक्सेप्शनल हैं। Hence reproduction is not a perfect defining characteristic feature of living organism. इन organisms को देखते हुए मतलब इस लाइन को हम लोग NCERT से कट करवाते हैं, बोलते हैं कि रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग फीचर नहीं है क्योंकि ये जो ऑर्गेनिज्म है ये रिप्रोड्यूस नहीं करते बट ये स्टिल दे आर लिविंग। तो हम कैसे बोल सकते हैं कि रिप्रोडक्शन इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसीलिए रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग फीचर लिविंग ऑर्गेनिजम्स का नहीं माना जाता है किसी हद तक। ठीक है, देखो नेक्स्ट जैसे हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट स्लाइड पे मेटाबॉलिज्म, ये हमारा थर्ड है। पहला हमने ग्रोथ के करैक्टर देखे, फिर रिप्रोडक्शन के देखे, अब हम मेटाबॉलिज्म्स के देखते हैं। जिन बच्चों ने नया ज्वाइन किया है, लेट ज्वाइन किया है, तो उन बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल हो सकती है। मतलब फर्स्ट गो में ही कंप्लीट सिलेबस कर लेंगे वो लोग, क्या क्या पढ़ना है वो पूरा सीक्वेंस उनको दिख जाएगा। जैसे हमारे पास क्या आता है, ये मेटाबॉलिज्म्स है, और मेटाबॉलिज्म्स में मेटाबॉलिज्म्स जो है इट इज़ सम टोटल ऑफ ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इनसाइड द लिविंग सिस्टम। जितनी भी बॉडी के अंदर एनाबॉलिक कैटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं उनको हम बायोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं, जो हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग स्टेट ऑफ मैटर को बैलेंस करती हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन आ गई मेटाबॉलिज्म। मतलब जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होती है हमारी बॉडी में, जैसे फूड डाइजेस्ट होती है तो उसमें भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है, तो उसको हम लोग मेटाबॉलिज्म्स कहते हैं। ठीक है, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन विट्रो आर नॉट लिविंग थिंग्स बट आर लिविंग रिएक्शंस। क्या होता है कि जैसे हमारी बॉडी के बाहर इन विट्रो कल्चर किया जाता है, जिन कपल्स को बेबी नहीं होते हैं उनके लिए न्यू बर्न बेबी तैयार किया जाता है ना, तो वो क्या होता है, वो एक आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है, मतलब बॉडी से बाहर। तो ये बोला जाता है कि जो मेटाबॉलिज्म रिएक्शन है वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं होती है ह्यूमन बीइंग तक, इसीलिए क्योंकि मेटाबॉलिक रिएक्शंस को हम लोग बॉडी के बाहर भी चला सकते हैं। ठीक है, जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी बनाते हैं उसको इन विट्रो कल्चर बोला जाता है, तो वहाँ पर भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस रन की जाती हैं। ठीक, सेकंड कहता है इट हैज़ 3 टाइप्स, एनाबॉलिज्म्स, कैटाबॉलिज्म्स एंड एम्फीबॉलिज्म्स। एनाबॉलिज्म्स का मतलब होता है बच्चे, एनाबॉलिज्म्स इज कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म्स। कंस्ट्रक्टिव का मतलब टू मेक समथिंग, है ना, किसी चीज़ को बनाने का काम करना। कैटाबॉलिज्म्स इज अ डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म, ठीक है, डिस्ट्रक्टिव किसी चीज़ को ब्रेक डाउन करना और एनर्जी प्रोड्यूस करना। एंड एम्फीबॉलिज्म इज अ बोथ, किसी में साइमल्टेनियसली दोनों प्रोसेस रन करते हैं, तो उसको एम्फीबॉलिज्म्स बोलेंगे। तो ये टर्म्स बच्चे आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म्स को हम लोग डिफाइनिंग फीचर लिविंग ऑर्गेनिजम्स का कहते हैं, बट अप टू द सेलुलर लेवल, क्योंकि हमने बोला था कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस को हम लोग बॉडी से बाहर भी रन करवा सकते हैं, जिसको हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशंस बोलते हैं। राइट, देखो नेक्स्ट जैसे हम लोग इसी में देखते हैं रेफरेंसेस इन बिटवीन, मतलब डिफरेंसेस इन बिटवीन एनाबॉलिज्म्स एंड कैटाबॉलिज्म्स। ठीक है, तो ये कभी कभी आपको क्वेश्चन भी आ सकता है। इट इज़ अ सम टोटल ऑफ कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस, इट इज़ सम टोटल ऑफ डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस। ठीक है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। कॉम्प्लेक्स सबस्टेंस आर फाउंड फ्रॉम सिंपलर वन, है ना, कॉम्प्लेक्स सबस्टेंस जो होंगे वो सिंपलर वन में बनेंगे, किसके केस में, एनाबॉलिज्म्स के केस में, मतलब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो होंगे वो सिंपलर फॉर्म्स में बनेंगे, और जो सिंपलर सबस्टेंस होंगे फॉर्म्ड अ कॉम्प्लेक्स वन, दैट इज अ कैटाबॉलिज्म। जैसे क्या होता है, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट को कंबाइन किया जाता है एनाबॉलिज्म्स में, और जैसे यहाँ पर कैटाबॉलिज्म्स में क्या होता है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन किया जाता है। बात समझ गए आप लोग, इसमें एनर्जी स्टोर्ड होती है। एनाबॉलिज्म्स के केस में क्या करते हैं हम लोग, एनर्जी स्टोर करते हैं, और इसमें एनर्जी को रिलीज किया जाता है। बात समझ में आ रही है बच्चे, किसी चीज़ का ब्रेक डाउन करने से एनर्जी प्रोड्यूस होती है और किसी चीज़ को कंबाइन करने से एनर्जी स्टोर होती है, और कंबाइन वाला प्रोसेस एनाबॉलिज्म में और कैटाबॉलिज्म में ब्रेक डाउन करने वाला प्रोसेस।
एनाबॉलिज्म इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस। एनाबॉलिक प्रोसेस किसी भी ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए रिक्वायर्ड होता है। और कैटाबॉलिज्म इज रिक्वायर्ड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ एक्टिविटीज़। किसी भी एक्टिविटी को, है ना, परफॉर्म करने के लिए हमें कैटाबॉलिक रिएक्शन चाहिए होती है। ठीक है बच्चे, तो ये डिफरेंस था इसका। अब देखो, जैसे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मैंने आपको बताया था, एक डेफिनेशन थी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है, अब यहाँ पे ये समझ सकते हैं, दे आर मेड अप ऑफ सेल। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस मतलब सेल से बने हुए सिस्टम्स। कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जो सेल से बने? दे आर मेड अप ऑफ सेल। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मीन्स जो ऑर्गेनिज्म सेल से बना है। न्यूमरस ऑर्गेनेलीज ऑफ द सेल कैरी आउट वेराइटी ऑफ कोऑर्डिनेटेड फंक्शंस। एक जैसे ये मानो सेल है और इसके अंदर क्या होंगे, लार्ज नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज होंगे, लाइक प्रोटोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, है ना, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब क्या है, सेल ऑर्गेनेलीज है। इन सब की, है ना, इन सब के फंक्शंस को हम क्या कहते हैं, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कोऑर्डिनेटेड फंक्शन। इट मे बी यूनिसेलुलर। सेल से बने हुए ऑर्गेनिजम्स को हम यूनिसेलुलर भी बोल सकते हैं। सेल से बने हुए ऑर्गेनिजम्स को हम मल्टी सेलुलर भी कहते हैं, और सेल से बने हुए ऑर्गेनिजम्स को हम लोग ए सेलुलर भी कहते हैं। ठीक है, दे आर मेड अप ऑफ सेल, न्यूमरस ऑर्गेनेलीज ऑफ द सेल। ठीक है, अब देखो जैसे बच्चे, मॉलिक्यूल से क्या बनता है, सेल ऑर्गेनेलीज, और सेल से क्या मॉलिक्यूल से क्या बनता है, सेल ऑर्गेनेलीज, और सेल ऑर्गेनेलीज से क्या बनता है, सेल, और सेल से क्या बनेगा, टिश्यू, और टिश्यू से हमारा बनेगा आर्गन, और फिर आर्गन से बनेगा ऑर्गन सिस्टम। ठीक है बेटा, तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही है, टिश्यू से क्या बनेगा, ऑर्गन, टिश्यू से बनेगा ऑर्गन, ठीक है, और ऑर्गन से क्या बनेगा, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम। ठीक है बेटा, तो ये आपको इसका थोड़ा सा आइडिया रखना है। नेक्स्ट बच्चे, थोड़ा सा हट के यहाँ पे सेलुलर हायरार्की है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में। देखना, नॉन लिविंग स्टेट कहाँ से कहाँ तक होती है। जैसे यहाँ से ऊपर जो है ये नॉन लिविंग स्टेट है। नॉन लिविंग स्टेट में क्या होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स ये मिलके क्या बनाते हैं, एक एटम बनाएंगे, और एटम्स जो होते हैं वो क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। तो यहाँ तक अभी तक कौन सी स्टेट है, नॉन लिविंग स्टेट, जिसको हम फिजिकल हायरार्की कहते हैं। ठीक है बच्चे, और फिर ये कंपाउंड जो है क्या बनाएगा, एक सेल बनाएगा जिसको हम लिविंग स्टेट कहते हैं, और सेल से टिश्यू बनेगा, टिश्यू से आर्गन बनेगा। ठीक है बच्चे, टिश्यू से क्या बनेगा, आर्गन बनेगा, और फिर ऑर्गन से क्या बनेगा, ऑर्गन से बनेगा ऑर्गन सिस्टम बनेगा, और फिर हमारा ऑर्गेनिजम्स बन जाएगा, जैसे ह्यूमन हो गया, प्लांट हो गया। तो मतलब सेल ही है ना किसी भी ऑर्गेनिजम्स का एक बेसिक यूनिट, इसको हम सेलुलर कॉलोनी कहते हैं, सेल, टिश्यू, आर्गन, ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गेनिजम्स। ठीक है बच्चे, ये बायोलॉजिकल हायरार्की है। इसको भी थोड़ा सा आप लोग सीक्वेंस में याद रखेंगे। अब कॉन्शियसनेस इज द नेक्स्ट डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो कॉन्शियसनेस में आप लोग देखिए क्या है बच्चे, इट इज दिस एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स टू सेंस दियर एनवायरमेंट। कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म वही कहलाएगा जो सराउंडिंग एनवायरमेंट को सेंस कर पाएगा एंड रिस्पॉन्ड करेगा उसके अगेंस्ट, है ना। जैसे उसको पता होना चाहिए लाइट है, वाटर है, टेम्परेचर ज़्यादा कम, अदर ऑर्गेनिज्म, केमिकल, पोल्यूटेंट्स। ठीक है, देयर फॉर ऑल ऑर्गेनिजम्स आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग। तो जो भी ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग से अवेयर होंगे क्या चल रहा है, तो उनमें कॉन्शियसनेस कहलाएगा, मतलब सेंस कर पाएंगे सराउंडिंग एनवायरनमेंट को, तो वो एक डिफाइनिंग फीचर लिविंग ऑर्गेनिजम्स का कहलाएगा। ठीक है, ह्यूमन इज ओनली द ऑर्गेनिजम्स हैविंग अ सेल्फ कॉन्शियसनेस। ह्यूमन जो होता है एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जिसमें सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है, क्योंकि उसको पता होता है मैं कैसा हूँ, ठीक हूँ, अच्छा हूँ, नहीं हूँ। तो ठीक है, इट मीन्स कि वो एक डिफाइनिंग फीचर लिविंग ऑर्गेनिजम्स का कहलाएगा, है ना बच्चे। नेक्स्ट देखो, जैसे डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। तो इसके कुछ करेक्टर करने हैं आपने, जैसे ये फर्स्ट करेक्टर हो गया, सेकंड, द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ रेफर टू एज बायोडाइवर्सिटी। तो यहाँ आप ऐसे सिंपल लिख सकते हो, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड का मतलब होता है वेराइटी ऑफ स्पीशीज आर प्रेजेंट ऑन अर्थ रेफर टू एज बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, नंबर ऑफ स्पीशीज डिस्क्राइब्ड इज 1.7 टू 1.8 मिलियंस। टेक्सोनोमी क्या होता है, टेक्सोनोमी सिस्टमैटिक्स, टेक्सोनोमी सिस्टमैटिक्स क्या होता है, इट इज़ द स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन क्लासिफिकेशन। टेक्सोनोमी सिस्टमैटिक्स है ना, दूसरा नाम है इसका। इट इज़ द स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। ठीक है,
ऐसे ही आप लोग देखेंगे जैसे सिस्टमैटिक्स क्या है, ये टैक्सोनॉमी आ गया। अब सिस्टमैटिक्स को अगर हम लोग ये जैसे सिस्टमैटिक्स क्या हो गया, हम लोग बोल सकते हैं कि लेटेंट सिस्टेमा मीन्स सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। देन सिस्टेमा नेचर बोलते हैं इसको, इज द बुक रिटन बाय कार्लिस लिनियस। हर चीज़ हमने ये पढ़ी है अच्छे से, ठीक है। प्रोसेस ऑफ टैक्सोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने एक दो पॉइंट आपको स्किप भी किए थे शायद, मैं पहले आइडेंटिफिकेशन दे रहा था, फिर नॉमेनक्लेचर और फिर क्लासिफिकेशन, बट यहाँ पे पहले कैरेक्टराइजेशन किया जाएगा। फर्स्ट क्या होगा, कैरेक्टराइजेशन। इट इज़ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ करेक्टर ऑफ ऑर्गेनिज्म सच एज एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर को देख के अंडरस्टैंड करना, उसको कैरेक्टराइजेशन कहते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सेल डेवलपमेंट प्रोसेस इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, ठीक, ये हमने सामने से उसको पता करना है ना, कि कैसा है, करेक्टर से समझना है उसको, वो करेक्टराइजेशन। देन आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन में क्या करते हैं, नॉमेनक्लेचर इज ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब्ड करेक्टली एंड वी नो दैट द ऑर्गेनिजम्स द सेम इज अटैच टू, है ना, दिस इज आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है कि उसको हम कंप्लीटली डिस्क्राइब कर पाएँ, है ना, डिस्क्राइब करेक्ट कर पाएँ उसको। और क्लासिफिकेशन क्या होता है बच्चे, क्लासिफिकेशन का मतलब है इट इज़ द ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज। अगर हमें डिस्क्रिप्शन प्रॉपर हो गई है तो अब हम उसको किस कैटेगरी में कैटेगराइज करें, है ना, कैटेगरीज मीन टैग्स बेस्ड ऑन कैरेक्टर्स, उसके कैरेक्टर के बेस पे। नॉमेनक्लेचर क्या होता है बच्चे, देखो जैसे नॉमेनक्लेचर क्या है, नेमिंग, इट इज़ द प्रोवाइडिंग ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड नेम to the organism such as to particular organism is known by the same name all over the world, उसको क्या कहते हैं, साइंटिफिक नेम। नॉमेनक्लेचर ऑर्गेनिजम्स की कैसी करती है, साइंटिफिक नेमिंग देनी है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड में सेम रहे, कॉमन नेम ना हो, इंटरनेशनल नेमिंग हो। द सिस्टम ऑफ नेमिंग विद टू कंपाउंड बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर is proposed by Carles Linnaeus. Botanical names are based on the rule provided इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है, ये फुल फॉर्म याद होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक। नेक्स्ट आपके पास है zoological नेम आर बेस्ड ऑन द इंटरनेशनल कोड फॉर zoological नॉमेनक्लेचर। तो ये आपको भी पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल कोड फॉर zoological नॉमेनक्लेचर, ठीक है, एक ये इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, ये फुल फॉर्म पूछी जाती हैं, ठीक है। रूल्स ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर आर एज फॉलो, यूनिवर्सल होते हैं, किसी में भी चेंज नहीं होते, किसी भी कंट्री में चेंज नहीं हो। बायोलॉजिकल नेम आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स, दे आर लिटनाइज्ड आर डिराइव्ड फ्रॉम द लिटन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रीजन्स। पहला रूल क्लियर है सबको। द फर्स्ट वर्ड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस वाइल द सेकेंड कंपोनेंट डिनोट द स्पीशीज एपिथेट, स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है बच्चे, दो हो गए, पता है सबको। बोथ द वर्ड्स इन अ बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइंड, ठीक है, अगर आप उसको साइंटिफिक नेम को अपनी नोटबुक पे लिखते हो तो उसको सेपरेटली अंडरलाइन करना है, ठीक है। आर प्रिंटेड इन इटैलिक्स, तो अगर प्रिंट कर रहे हो बुक पे तो उसको इटैलिक्स फॉर्म में लिखना, हाथ से लिख रहे हो तो अंडरलाइन करना है, बुक में प्रिंट कर रहे हो तो इटैलिक्स में। टू इंडिकेट दियर लैटिन ऑरेंज, ये इंडिकेट करता है, अंडरलाइन और इटैलिक्स फॉर्म इंडिकेट करती है कि इसकी जो नेमिंग का ओरिजिन है वो कहाँ से है, लैटिन ओरिजिन है, ठीक है बेटा। और इसका नेक्स्ट रूल जैसे आप लोग ये याद करने हैं सभी बच्चों ने रूल, नेक्स्ट क्या है, द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर while the species epithet start with the small letter. It can be illustrated with the example of Mangifera indica, first letter capital and species first letter I, ठीक है बच्चे। कितनी चीज़ें, बहुत सिंपल चीज़ें हैं, बस आपको थोड़ा सिंक्रोनाइज करना है और पैटर्न देखना है कि पहले क्या फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ना, ठीक है। देखो जैसे नेक्स्ट हम देखते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। हमने क्या किया था बच्चे शुरू में, सबसे पहले हमने लिविंग वर्ल्ड को चार पार्ट में डिवाइड किया था। व्हाट इज लिविंग, जिसमें हमने करेक्टर पढ़े, कौन कौन से, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, और कौन सा देखा हमने इसमें, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस और सेंस ऑफ रेगुलेटिंग, मतलब 4 से 5 डिफाइनिंग फीचर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के हमने डिस्कस की। फिर उसके बाद हमने क्या देखा इसमें, हमने इसमें देखा टैक्सोनॉमिक या सिस्टमैटिक्स। तो क्या होता है टैक्सोनॉमिक और सिस्टमैटिक, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग देम, ठीक है। फिर उसके बाद हमने टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज देखी है बच्चे। देखो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज जो हैं
क्लासिफिकेशन इन्वॉल्व इन हायरार्की ऑफ स्टेप्स इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट द रैंक। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी का मतलब होता है हर एक टैक्सोन अपना रैंक रिप्रेजेंट करता है। ठीक है बच्चे, जैसे फाइलम के बाद किंगडम के बाद फाइलम आएगा, फाइलम के बाद क्लास आएगा, देन ऑर्डर, देन फैमिली, देन जीनस, देन स्पीशीज। तो ये क्या है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं, मतलब स्टेप रिप्रेजेंट अ रैंक, दैट इज टैक्सोनॉमिक कैटेगरी आर टैक्सोन। ऑल कैटेगरीज टुगेदर कंस्टिट्यूट द टैक्सोनॉमिक हायरार्की। हर एक कैटेगरी एक साथ जब हम एडजस्ट करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, टैक्सोनॉमिक हायरार्की बोलेंगे हम उसको। ठीक है बच्चे, देखो, ठीक है बेटा। ईच टैक्सॉन रिप्रेजेंट अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। हर एक जो होगा टैक्सॉन उसको हम यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन बोलेंगे। जैसे आपके पास क्या था, फाइलम आता है, फिर उसके बाद क्या आता है, क्लास आता है, फिर उसके बाद ऑर्डर आएगा, फिर उसके बाद फैमिली आएगी, ठीक है, और उसके बाद जीनस आएगा, उसके बाद स्पीशीज आएगा। तो हर एक जो होता है ये क्या कहलाता है, यूनिट कहलाता है। तो ये कौन सा है, लार्जेस्ट यूनिट है। ठीक है, किंगडम जो होता है वो क्या है, लार्जेस्ट यूनिट, और स्पीशीज जो है स्मॉलेस्ट यूनिट है। हर एक को हम लोग क्या बोलेंगे, टैक्सॉन या यूनिट बोल सकते हैं। ठीक है बच्चे, देखो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज यहाँ पे हम लोगों ने बहुत अच्छे से की हैं। ठीक है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या होती है, तो यहाँ पर सिमिलरिटीज़ और डिसिमिलरिटीज़ देखना। जब हम लोग स्पीशीज से, जब हम स्पीशीज से किंगडम की ओर जाते हैं तो हमारी सिमिलरिटीज़ इंक्रीज़ करती हैं और वेराइटीज़ जो होती हैं वो डिक्रीज़ करती है। और जब हम लोग यहाँ पे दोनों एरो ऐसे ही बताएं, इन फॉर प्लांट्स और एनिमल्स में अगर हम लोग किंगडम से स्पीशीज़ की ओर आते हैं तो हमारा क्या होता है, वेराइटीज़ जो होती हैं स्पीशीज़ की वो इंक्रीज़ करती हैं और सिमिलरिटीज़ जो होती हैं वो डिक्रीज़ करती हैं। ठीक है बच्चे, तो ये चीज़ें आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं आपको। ठीक है, ये सीक्वेंस याद रखना आपको। किंग्स पीपल डाइड काज ऑफ 5 ग्रीन स्नेक, किंग्स पीपल डाइड काज ऑफ 5 ग्रीन स्नेक। तो यहाँ पे किंग्स पीपल लिखना है, के किंग्स पीपल, है ना। तो ये डिवीजन किसका है, मीन्स ये बॉटनी का फाइलम है, तो जूलॉजी का। काज ऑफ 5 ग्रीन स्नेक, फर्स्ट वर्ड का हमने क्या किया, निमोनिक्स बनाया बच्चे। ठीक है, तो ये थी इसकी क्लासिफिकेशन। अब टैक्सोनॉमिक हायरार्की विद एग्जांपल, एक एग्जांपल आप लोगों को करवाई गई है यहाँ पर। देखो, जैसे मैंने भी आप लोगों को एक एग्जांपल करवाई थी, किंगडम अगर हमारे पास एनिमिलिया है तो अगर हम फाइलम लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये किसकी बात हो रही है, जूलॉजी की बात हो रही है। ठीक है, तो अगर डिवीजन होता तो इन केस ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स आता। क्लास मेमिलिया, ऑर्डर प्राइमेटा, फैमिली होमिनिडिया और जीनस होमो। स्पीशीज, स्पीशीज क्या होगी, ओबियस सेपियन होगी। ठीक है बच्चे, तो रूल के अकॉर्डिंगली यहाँ पर एच जो है कैपिटल लेटर है क्योंकि जीनस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है और स्पीशीज का फर्स्ट स्मॉल लेटर होता है। तो ये ऑर्डर है आपका किसका, एनिमल्स किंगडम एनिमिलिया का। ठीक है बेटा, अब जैसे हम लोग इसी में देखते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में स्पीशीज की क्या डेफिनेशन होती है बच्चे। देखो, स्पीशीज को एक्सप्लेन करना है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज। स्पीशीज वो होते हैं ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जिनमें लोवेस्ट कैटेगरी है, आपको पता है कि ये लोवेस्ट कैटेगरी है, और सिमिलरिटीज़ के फंडामेंटल स्पीशीज़ में ज़्यादा होते हैं। जैसे हम 4 बहन भाई हैं ना, तो हमारे जो पापा हैं वो हमसे बिल्कुल डिसिमिलर हैं, बट हमारी सिमिलरिटीज़ फंडामेंटल की ज़्यादा होंगी ब्रदर सिस्टर की, समझ रहे हो। तो वो स्पीशीज़ आ गई। जीनस जैसे हमारे पेरेंट आ गए। इट इज़ द एग्रीगेट ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़। स्पीशीज़ के क्लोज रिलेट कौन है, जीनस, दैट इज ये प्लांट में ले लो, जैसे पोटैटो आ गया, टोमेटो आ गया, ब्रिंजल्स आ गया, आर स्पीशीज ऑफ जीनस सोलिनम। ठीक है, सोलिनम की ये स्पीशीज है। लाइन जैसे आ गया, लाइन की स्पीशीज पेंथ्रा लियो हमने की है ना बच्चे। लिपर्ड की पेंथ्रा पैराडस, एंड टाइगर की पेंथ्रा टाइग्रस आर स्पीशीज ऑफ जीनस पेंथ्रा। दिस जीनस डिफर फ्रॉम अनदर जीनस फेलिस विच इंक्लूड कैट। सब चीज़ें आपको ये करवाई गई है बच्चे, है ना। तो आप लोग थोड़ा सा अपनी रफ नोटबुक भी देखें। ठीक है, नेक्स्ट जैसे हम लोग देख रहे हैं ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज थी जो आपको करनी थी। अब उसके बाद फैमिली हम लोग देखते हैं, जैसे जीनस स्पीशीज हो गया, अब फैमिलीज देखते हैं। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा विद लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज़। क्या होता है, सिमिलरिटीज़ आस्ता आस्ता स्पीशीज में ज़्यादा होती हैं, जीनस में कम होती जाती हैं, फैमिलीज में सिमिलरिटीज़ क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी एज कम्पेयर टू जीनस एंड स्पीशीज। Family Solanaceae include genus Solinum, genus Petunia, genus Datura. Family Felidae include genus Panthera and genus Felis. तो कहने का मतलब है
कि जैसे जैसे हम फैमिलीज़ की ओर बढ़ेंगे तो वैसे वैसे हमारे पास सिमिलरिटीज़ डिक्रीज़ हो जाएंगी और वेराइटीज़ इंक्रीज़ हो जाएंगी। ऑर्डर में क्या होगा, इट इज़ द असेंबलेज ऑफ रिलेटेड फैमिलीज़। रिलेटेड फैमिलीज़ के असेंबल को हम लोग ऑर्डर बोलेंगे। ऑर्डर पॉलीमोनेल्स इंक्लूड फैमिली कन्वोलेशिया एंड फैमिली सोलिनेशिया। ऑर्डर कार्निवोरा इंक्लूड फैमिली फेलिडिया एंड फैमिली कैनिडा। तो जैसे आपको बताया गया है, जैसे आपको लिखवाया गया है, वैसे वैसे आपने चीज़ों को रिवाइज करना है। तो ये कितने आपके ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे, है ना। जैसे जीनस टाइगर का आपको पता चल रहा है, जीनस जैसे हम लोगों ने क्या रखा, सोलिनियम का, है ना, सोलिनियम जीनस रखा है ये वाला, तो इसकी प्लांट क्लासिफिकेशन होगी। तो आप लोगों ने देखना है एनसीईआरटी पे कौन कौन से हैं, ठीक है। तो अब जैसे हमारे पास एक फाइलम आएगा, है ना, तो क्लास क्या होता है, क्लास की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। इट इज़ द असेंबलेज ऑफ रिलेटेड ऑर्डर, रिलेटेड ऑर्डर के असेंबलेज जुड़ाने को हम क्लास कहते हैं। दैट इज ऑर्डर प्राइमेटा कार्निवोरा एक्सेट्रा इज प्लेस्ड इन अ मैमिलिया। मैमिलिया क्या है, क्लास है। फाइलम क्या होता है, इट इज़ द असेंबलेज ऑफ रिलेटेड क्लासेज, क्लासेस के असेंबलेज को फाइलम बोलेंगे और ऑर्डर की असेंबलेज को क्लास बोलेंगे और फाइलम के असेंबलेज को हम लोग किंगडम बोलेंगे। जैसे हमारे पास असेंबलेज ऑफ वेरियस फाइला, इट इज़ आल्सो हाईएस्ट कैटेगरी किंगडम प्लेंटिया या किंगडम एनिमलिया। किंगडम प्लेंटिया में प्लांट आएंगे और एनिमलिया में एनिमल्स आएंगे। ठीक है बेटा, देखो अब आपके पास आती है टेक्सोनोमिक ऐड, जो रिसेंटली हम लोगों ने पढ़ी है। टेक्सोनोमिकल ऐड क्या होती है बच्चे, organisms are able to identified on the basis of intensive laboratory, है ना, and field study, जैसे botanical garden, zoological park. First of all, plant specimens and different specimens are collected. टेक्सोनॉमिकल ऐड आपकी बोटेनिकल गार्डन होता है जिसमें हम लोग प्लांट रखते हैं, जोलॉजिकल पार्क होती है जिसमें हम लोग जू जिसे कहते हैं, जिसमें हम लोग लाइव रेफरेंसेस रखते हैं किसी भी कमिंग जनरेशन के लिए। दे आर आइडेंटिफाइड एंड क्लासिफाइड। स्पेसिमन आर प्रिजर्व्ड, स्पेसिमन आपने लाइब्रेरी में लेबॉर्ट्री में देखे होंगे जिसमें फिश वगैरह प्रिजर्व की होती है एंड स्टोर्ड फॉर फ्यूचर स्टडीज़। ठीक है, फ्रॉग का स्पेसिमन होता है, फिश का स्पेसिमन होता है। सम ऑफ द टेक्निक आर एज फॉलोज। देखिए टेक्सोनोमिक ऐड की टेक्निक्स मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ। देखिए सिंपल आपके पास सम ऑफ द टेक्निक आर एज फॉलोज। अब जैसे हमारे पास पता है बच्चे टेक्सोनोमिकल ऐड कौन कौन सी हैं, जैसे मैं फर्स्ट आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ। फर्स्ट हमारी टेक्सोनोमिक ऐड कौन सी है, हर्बेरियम। क्या है, हर्बेरियम। सेकंड हम लोगों की टेक्सोनोमिकल ऐड क्या है, म्यूजियम, म्यूजियम। थर्ड हमारी टेक्नोमिकल ऐड क्या है, म्यूजियम्स के बाद थर्ड क्या आता है, जैसे बोटेनिकल गार्डन, बोटेनिकल गार्डन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आती है, जोलॉजिकल पार्क, जोलॉजिकल पार्क। ठीक है, जिसको आप जू भी बोलते हो। जैसे की जो होती है हमारी नेक्स्ट टेक्सोनोमिकल ऐड है 2, 3, 4, 5 और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फ्लोरा, वो रिकॉर्डेड डिस्क्रिप्शन में आती है। और नेक्स्ट हमारे पास फ्लोरा के बाद मैनुअल, मैनुअल। और हमारे पास क्या आता है, जैसे मैनुअल के बाद और भी हमने बहुत सारी टर्म सीखी थी ना। ठीक है, दीज आर ऑल टेक्सोनोमिकल एड्स। ठीक है बच्चे, जैसे क्या आता था टेक्सोनोमिकल ऐड में, मैनुअल आता था, फ्लोरा आता था, मोनोग्राफ आता था, कैटलॉग बुक आती थी। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी और हमने एक्सप्लेन भी की थी। ठीक है बच्चे, ये देख लो, जैसे हर्बेरियम को आपने अगर एक्सप्लेन करना है तो उसमें रीपोस्टरी सिस्टम होता है। स्टोर हो सब, जिसको हम रीपोस्टरी कहते हैं, एक अलमीरा बनाई होती है उसमें रखे होते हैं, रीपोस्ट करके रखे होते हैं। पोस्ट मतलब सामने पोस्टर की तरह लगाए होते हैं। Of collected plant specimens that are derived, pressed and preserved on the sheet and arranged according to the universally accepted classification. ठीक है, अरेंज करके रखा होता है। ठीक है, किस ईयर से किस साइंटिस्ट ने क्या किया है, तो वो हर्बेरियम शीट पे सब डिस्क्रिप्शन दे रखी होती है। द हर्बेरियम शीट्स आर लेबल्ड विद इंफॉर्मेशन अबाउट डेट, प्लेस ऑफ कलेक्शंस, इंग्लिश नेम, साइंटिफिक नेम, लोकल एंड बोटेनिकल नेम, फैमिली एंड कलेक्टर नेम। सभी बच्चे बताएं आप लोगों को, ये सारे आपके हर्बेरियम शीट्स के ऊपर होने चाहिए। हर्बेरियम का जो साइज़ होता है, हर्बेरियम शीट साइज़ शुड बी 29 × 42 सेंटीमीटर, इतनी होनी चाहिए।
Poisoning can also be done by spraying 0.1% that is mercuric chloride solutions on the specimens. ठीक है, हम लोग किसी भी स्पेसिमेंस को अगर प्रिजर्व करते हैं तो ये वाला केमिकल यूज़ करेंगे, या फॉर्मलडिहाइड सोल्यूशन भी यूज़ कर सकते हैं किसी भी स्पेसिमेन को प्रिजर्व करने के लिए जो स्मेल प्रोड्यूस ना करे, ऑर्डर ना प्रोड्यूस करे. अदर केमिकल आल्सो यूज्ड लाइक DDT, कार्बन डाइसल्फाइड गैस, paradichlorobenzene, etc. Some important herbaria are Central National Herbariums, Forest Research Institute, देहरादून एंड NBRI, लखनऊ. तो ये आपको हर्बेरियम्स के नाम भी याद होने चाहिए. नेक्स्ट जैसे हम लोग देखते हैं, ये हर्बेरियम शीट है बच्चे. यहाँ पे कलेक्टर का नाम, प्लांट का नाम, डिस्क्रिप्शन, ठीक है, इस पे देनी होती है. इसका साइज़ भी आपको पता चल गया है. तो सम फेमस हर्बेरिया ऑफ द वर्ल्ड. हर्बेरियम नेम देखो यहाँ पे, हर्बेरियम नेम जैसे रॉयल बोटेनिकल गार्डन, ठीक है, रॉयल बोटेनिकल गार्डन जिसको लार्जेस्ट हर्बेरियम बोला जाता है, कीव, लंदन, इंग्लैंड में. और नंबर ऑफ हर्बेरियम स्पेसिमेन कितने, 6.5 मिलियंस. म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, पेरिस, कहाँ पे, ओवर 6 मिलियंस. न्यूयॉर्क बोटेनिकल गार्डन, USA, 4 मिलियंस. US National Herbarium, Washington, USA, over 3 millions herbarium specimens. British Museum of National History, London, over 3 millions number of herbarium specimens. ठीक है बच्चे. और भी जैसे देखिए, सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम, शिवपुर, कोलकाता, इंडिया, 2 मिलियंस. मद्रास हर्बेरियम्स, इसको आप कर भी सकते हो, कैम्बटूर, इंडिया, ठीक है. नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपकी NCERT बताती है, लखनऊ में, 80,000 मिलियन स्पेसिमेंस. तो ये डेटा अगर याद रहता तो आपको याद रखना है. बोटेनिकल गार्डन देखो बच्चे, बोटेनिकल गार्डन में हम लोग डेलिकेटेड प्लांट को सेव करके रखते हैं, कोई इन्वायरमेंटल स्ट्रेस से वो ख़त्म ना हो जाए, इंडेंजर्ड स्पीशीज़ को वहाँ पे रखा जाता है. जैसे बोल रहा है कि दीज आर द स्पेशलाइज्ड गार्डन हैविंग अ कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस एंड आइडेंटिफिकेशन पर्पज़. क्यों रखते हैं वहाँ पे, क्योंकि जो स्पीशीज़ ख़त्म हो जाती है, साइंटिस्ट उस पर रिसर्च करते हैं कहीं दोबारा से प्रोड्यूस हो रही है कि नहीं हो रही है, तो उसको क्रॉस चेक करने के लिए. ईच प्लांट इज़ लेबल्ड विद इट्स बोटेनिकल नेम्स एंड फैमिली, जो इंटरनेशनली नेम सिमिलर हो. फेमस बोटेनिकल गार्डन, रॉयल बोटेनिकल गार्डन एट कीव, इंग्लैंड. इंडियन बोटेनिकल गार्डन, हावड़ा इन इंडिया. नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, लखनऊ, इंडिया में, ठीक है. तो जैसे म्यूज़ियम है, तो म्यूज़ियम भी आप लोग जानते ही हैं. म्यूज़ियम इज़ द कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट एंड एनिमल्स फॉर स्टडी ऑफ रेफरेंसेस. म्यूज़ियम कंटेन्स स्पेसिमेन प्रिजर्व्ड इन द प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन कंटेनर और जार. प्लांट्स एंड एनिमल्स स्पेसिमेन प्रिजर्व्ड एज ड्राइड स्पेसिमेन. इंसेक्ट प्रिजर्व्ड इन द इंसेक्ट बॉक्सेस, बताया था आप लोगों को ने, जैसे हॉनी बी के माउथ पार्ट, कॉकरोच के. आफ्टर कलेक्टिंग, किलिंग एंड पिनिंग, पिन से उनको एडजस्ट किया जाता है थर्माकोल के पेपर पे, थर्माकोल जैसा पेपर होता है उस पर उसको एडजस्ट किया जाता है, ठीक है. स्टफ्ड लार्जर एनिमल लाइक बर्ड्स, जैसे ऑस्ट्रिच की बॉडी के अंदर कॉटन भरा जाता है. एंड मैमल्स, जैसे आप लोग टाइगर ले लो. एंड कलेक्शन ऑफ एनिमल स्केलेटन, बहुत सारे एनिमल के स्केलेटन भी आप लोगों ने लैब्स वगैरह में देखे होते हैं, वो म्यूजियम में ही दिखते हैं, ठीक है बच्चे. जूलॉजिकल पार्क को हम लोग जू भी बोलते हैं. दीज आर द प्लेस वेयर लाइव वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट अंडर ह्यूमन केयर, ठीक है. जूलॉजिकल पार्क की डेफिनेशन है, इट एनेबल टू लर्न अबाउट देयर फूड हैबिट्स एंड बिहेवियर दे कैन नॉट प्रॉपर केयरिंग, ठीक है. पहले आपको उनकी फूड हैबिट्स और बिहेवियर को स्टडी करना पड़ेगा, नहीं तो वो आपको हार्म पहुंचा सकते हैं, ठीक है बेटा. तो की जैसे हमने पढ़ा था, ये भी एक हमारा टैक्सोनॉमिक ऐड में कंसिडर होता है. इट इज़ अ डिवाइस यूज टू आइडेंटिफाई ईच स्पीशीज़. हर एक स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए हम की, टैक्सोनॉमिक ऐड कहते हैं उसको, इन अ ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज़ एंड डिसिमिलरिटीज़. सिमिलरिटीज़ और डिसिमिलरिटीज़ के लिए एक की वर्ड यूज़ किया जाता है जिससे हम स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, उनके बीच में सिमिलरिटीज़ को आइडेंटिफाई कर पाते हैं. The keys are based on the contrasting characters, है ना. contrasting character generally in a pair called couplets, yes or no. It represent the choice made between two opposite option. This resultant in acceptance only one and rejection of the others. Each statement in a key is called lead, ठीक है बच्चे. तो आपको याद होगा
कि वो क्या स्टेटमेंट थे, जैसे बॉडी हेयर्स हो गए, है ना, जैसे ओपेसम थंब हो गया, बाइपेडल्स हो गया। तो कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं मॉइस्ट स्किन है नहीं है, तो इससे हम लोग स्पीशीज़ को आपस में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ की टैक्सोनॉमी। ठीक है बेटा, अब देखो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी, ये भी टैक्सोनॉमिकल ऐड कहलाती हैं। फ्लोरा आ गया, जैसे मैनुअल्स आ गया, मोनोग्राफ आ गया एंड कैटलॉग्स आ गया। तो इनको हमने बहुत डिटेल में देखा था अच्छे से क्लास में। दीज आर सम अदर मीन्स ऑफ रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन। इनका जो दूसरा मतलब है क्या, रिकॉर्डेड डिस्क्रिप्शन होती है फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ एंड कैटलॉग। दे ऑल्सो हेल्प इन द करेक्ट आइडेंटिफिकेशन। ये किस में हेल्प करती है, एक रिकॉर्ड बना होता है, इससे हम किसी भी कमिंग जनरेशन को अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। Flora contain the actual account of habitat and distributions of plant species in a given area। तो फ्लोरा में क्या होता है, प्लांट्स के डिस्ट्रीब्यूशंस हैबिट्स को क्लियरली मेंशन किया होता है फ्लोरा के अंदर। ठीक है, प्लांट की डिस्ट्रीब्यूशंस एंड हैबिट्स को। मैनुअल हेल्प इन प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीशीज फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया। और मोनोग्राफ में क्या होगा बच्चे, जैसे जो मोनोग्राफ है, तो मोनोग्राफ में मैनुअल्स में मोनोग्राफ्स कंटेन इंफॉर्मेशन ऑन एनी वन टैक्सॉन। तो किसी भी एक पार्टिकुलर टैक्सॉन की इंफॉर्मेशन किस में होगी, मोनोग्राफ्स में होगी। ठीक बच्चे, तो ये आपका था कंप्लीट चैप्टर और ये हमने कर लिया, ये वन शॉट में हमने ख़त्म किया। अब इसके कुछ एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हैं, आप लोगों को ऑलरेडी सेंड किए हैं। कुछ एमसीक्यूज़ हैं जो आपको प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है, और मैं आप लोगों को सेंड भी कर दूंगा, बट प्रैक्टिस करना इसके भी कुछ एमसीक्यू। सभी बच्चे वीडियो अच्छे से वॉच करें और आप एक सीक्वेंस बनाएं, क्या क्या चीज़ें इसमें याद करनी है और क्या क्या याद नहीं करना। ठीक है बच्चे, थैंक यू क्लास।